हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो मैं जिस भी परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, बिहार या स्टेट, नेट, जेआरएफ और यूपीएचएससी हो गया। तो यहाँ से आपको इन सब परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे। अभी हमने इसके पहले आरओ यारो हिंदी व्याकरण जो पूछा जाता है, सामान्य हिंदी के प्रश्न हमने ये आप सबको पढ़ाया था। ज़्यादा क्लास तो नहीं दे पाई थी, लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ाया था जो वहाँ से दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें ज़रूर प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए से आए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेके आई हूँ, जो चर्चित प्रश्न हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपके टीजीटी पीजीटी आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो गया या यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप सब भी इस क्लास को देखिएगा अंत तक और क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ, यहाँ से प्रैक्टिस लगा पाएँ, अपनी तैयारी को आंक पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर प्रसाद के किस रचना से विसंगति नाटक का प्रारंभ माना जाता है? एक बार फिर से सुनेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद के किस रचना से विसंगति नाटक का प्रारंभ माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऊषर, ऑप्शन बी है तांबे के कीड़े, ऑप्शन सी है कारवां और ऑप्शन डी है प्रतिभा का विवाह। तो इनमें आप सब अपने अपने राइट आंसर लगाएंगे। दोस्तों, जब भी मेरे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे तो आप कॉपी पेन लेके बैठें। ठीक है, जो मैं और भी विकल्पों को व्याख्यायित करूं तो जानते हैं तो ठीक है, आपका रिवीजन होगा, नहीं तो उनको आप नोट करते चलें। ठीक है, चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर करिए। भुवनेश्वर प्रसाद के किस रचना में विसंगति नाटक का प्रारंभ माना जाता है? तो देखिए, भुवनेश्वर प्रसाद की वो रचना है आपका तांबे के कीड़े। ठीक है, और ऐसा किसने माना है? तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी व डॉक्टर मदान ने माना है। आप इनको नोट कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके नेट जेआरएफ में और यूपीएचएससी में पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे आप डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने तांबे के कीड़े रचना से भुवनेश्वर प्रसाद की वो रचना है, उसी से विसंगति नाटक का प्रारंभ माना है। तो ये किस विधा की रचना है? तो आप जान जाइए, तांबे के कीड़े जो है ये नाटक विधा की रचना है और किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की है। ठीक है, और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक तांबे के कीड़े का प्रारंभ विसंगति यू से माना जाता है, और ये ऐसा किसने माना है? किस मानने वाले कौन से विद्वान हैं वो? तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान। ठीक है, और दोस्तों ये ऊषर, कारवां, प्रतिभा का विवाह, ये सभी रचना जो है ये इन्हीं का है, भुवनेश्वर प्रसाद का। ठीक है, ये भी आप जानते रहेंगे। प्रश्न 2 देखते हैं, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। ऑप्शन ए है आधे अधूरे, ऑप्शन बी है पैर तले की जमीन, ऑप्शन सी है सिपाही की माँ, ऑप्शन डी है प्यालियाँ टूटते हैं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। देखिए, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है ऑप्शन ए आधे अधूरे। आधे अधूरे किसका नाटक है? आप लोग जानते होंगे, मोहन राकेश का है, चर्चित है। इनके सभी
नाटक परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन और सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटते हैं, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सिपाही की माँ और प्यालियाँ टूटती हैं ये एकांकी नाटक है, आप ध्यान रखेंगे। एकांकी नाटक क्या होता है दोस्तों? नाटक का एक अंग होता है। ठीक है, और पैर तले की ज़मीन जो है ये इनका अधूरी है, मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश का है और ये अधूरा है। तो मोहन राकेश की जो अधूरा ये नाटक है पैर तले की ज़मीन, इसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। और सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटते हैं, ये दोनों जो हैं ये एकांकी हैं, एकांकी नाटक हैं। और आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन, लहरों के राजहंस, ये सब मोहन राकेश के हैं और इन नाटकों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न 3, निम्न में विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक, प्रश्न देखेंगे, विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक नाटक है। ऑप्शन ए है कोणार्क, ऑप्शन बी है स्वर्गभूमि का यात्री, ऑप्शन सी है डॉक्टर और ऑप्शन डी है माधवी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाएंगे। तो देखिए वह विष्णु प्रभाकर का वो नाटक है जो कि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक है, डॉक्टर। ठीक है, वो डॉक्टर है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों कोणार्क किसका है? तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, और माधवी की बात करें, माधवी किसका है? तो माधवी है आपका भीष्म शाहनी का और महाभारत पर आधारित है। ठीक है, महाभारत पर आधारित है, महाभारत की कथा पे। और दोस्तों ये स्वर्ग भूमि का यात्री की बात करूं तो ये किसका नाटक है? तो ये है रांगे राघव का। तो आप लोग लिख लीजिए, स्वर्ग भूमि का यात्री जो है, स्वर्ग भूमि का यात्री नाटक श्री रांगे राघव का है। ठीक है, और कोणार्क ये जगदीश चंद्र माथुर का है। आपका जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीत, दोस्तों ये नेट में बहुत बार पूछा गया है, आपके टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इनके भी आप नाटकों को क्रम से याद करें। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें अमृत राय की रचना नहीं है, इनमें अमृत राय की रचना नहीं है। वो कौन सी रचना है? अनुष्ठान है, चिंदियों की एक झालर है, शताब्दी है, हम लोग हैं। तो देखिए हम फटाफट आंसर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अमृत राय की जो रचना है, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, ये तीनों नाटक विधा की रचना है। यही जो अनुष्ठान है यही आपका नहीं है, ये है किसका? तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में निपुण प्रथम सार्थक नाटक है। एक बार फिर सुनेंगे, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं संयोगात्मकता में निपुण ये प्रथम सार्थक नाटक है। ऑप्शन ए है नेफा की एक शाम, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है माटी जागीर, ऑप्शन डी है वतन की आबरू। तो यहाँ पे आप सब अपने आंसर करें। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ये शुतुरमुर्ग। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जो शुतुरमुर्ग नाटक है ये समसामयिकता, प्रतीकात्मकता और प्रयोगात्मकता में निपुण प्रथम सार्थक नाटक है। ठीक है, और बाकी नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, ये सभी नाटक इन्हीं के हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। प्रश्न 6 देखते हैं, शिक्षादान। शिक्षादान
रचना के लेखक हैं? शिक्षादान के लेखक ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र हैं, ऑप्शन बी है राधाचरण गोस्वामी हैं, ऑप्शन सी है देवकी नंदन खत्री हैं, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास हैं। तो दोस्तों शिक्षा दान जो रचना है उनके लेखक हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने शिक्षा दान रचना लिखा है। राधाचरण गोस्वामी की बात करूं तो एक चर्चित रचना है, खूब पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे, बूढ़े मुंह मुहासे। ये 2021 में पूछा गया था टीजीटी में, बूढ़े मुंह मुहासे इनका हो गया। देवकी नंदन खत्री की बात करूं दोस्तों तो इनका एक है चर्चित है सीता हरण, सीता हरण। और श्याम सुंदर दास की बात करूं तो साहित्य और समाज, साहित्य और समाज। ठीक है, और एक दोस्तों साहित्य लोचना खूब पूछा जाता है। ठीक है, और बूढ़े मुंह मुहासे राधाचरण गोस्वामी का, बूढ़े मुंह मुहासे ये राधाचरण गोस्वामी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है, आदमी का जहर रचना है, आदमी का जहर रचना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी है सरसुल दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आदमी का जहर जो रचना है वो है आपका लक्ष्मीकांत वर्मा का। ठीक है, आदमी का जहर। और एक है अपना अपना जूता, ये भी परीक्षा में पूछा गया तो आप ध्यान रखेंगे, अपना अपना जूता, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा का। और लक्ष्मी नारायण लाल का दोस्तों इनके सभी रचनाओं को आप लोग पढ़ेंगे, हमने जब जब अपने वीडियोज में मैं पढ़ाई हूँ लक्ष्मी नारायण लाल और टॉपिक में आए हैं विकल्प में तो मैं बताई हूँ, इनके सभी रचना चर्चित हैं और नाटक विधा की वो अति चर्चित हैं। तो इनमें एक सत्य हरिश्चंद्र आप भूलेंगे नहीं लक्ष्मी नारायण लाल के, तो इन बहुत से चर्चित हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक सत्य हरिश्चंद्र, क्योंकि इससे एक सत्य हरिश्चंद्र से मिलते जुलते 2-3 और रचनाएं हैं। भारतेंदु जी ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस रचना को आपको भूलना नहीं है। ये हो गया, राम की लड़ाई हो गया। ठीक है, एक सत्य हरिश्चंद्र ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। और सरसुल दयाल सक्सेना की बात करें तो इनके नाटक जानते होंगे, बकरी इनकी चर्चित है, आप ध्यान रखेंगे भूलेंगे नहीं। बकरी हो गया और गरीबी हटाओ, लड़ाई ये है। और दोस्तों लक्ष्मीकांत वर्मा की एक रचना और है नए कविता के प्रतिमान, इनको आप भूलेंगे नहीं, नए कविता के प्रतिमान, क्योंकि इससे मिलती जुलती रचना एक और है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नए कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है सुमन राजे, ऑप्शन सी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी है ग्रियर्सन। तो देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गणपति चंद्रगुप्त जी ने। ठीक है, तो दोस्तों जो नामकरण से हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण हो गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, काल विभाजन, इन सब से प्रश्न बनते हैं तो ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। और जो चर्चित हैं जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, उन्होंने आदिकाल नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, बीजवपन काल नाम दिया, और आचार्य शुक्ल हो गए, इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया,
ग्रियर्सन हो गए, इन्होंने चारण काल नाम दिया। तो दोस्तों इन सब नाम को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा और पाली भाषा। तो वे स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे वे हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ते हैं, हमें यही लगता है कि ये प्रश्न तो बहुत इजी है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, हमारा रटा हुआ है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि एग्ज़ाम में वही प्रश्न गलत होते हैं जो एकदम इजी होते हैं, जो आते रहते हैं, बस हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसलिए रिवीजन तैयारी का एक अहम हिस्सा है। आप बार बार रिवीजन किया करिए, ठीक है। चाहे आप वीकली रिवीजन करिए या आप 10 दिन पे, 15 दिन पे, जितना आपको, जब भी आपको समय मिले, लेकिन आप रिवीजन जरूर किया करिए, ठीक है। प्रश्न 10 देखते हैं, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? ये रचना है, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। प्रश्न 11 देखते हैं, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। फिर से सुनेंगे एक बार, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। यह कथन है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ग्रियर्सन का है, मिश्रबंधु का है या फिर राम कुमार वर्मा का है। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए प्रश्न 11 में दोस्तों, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, यह कथन है आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, ठीक है। कथन भी आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, टीजीटी पीजीटी के परीक्षा में कथन खूब पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में लल्लू लाल के विषय में असत्य कथन है। लल्लू लाल के विषय में असत्य कथन पूछा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। इन्होंने आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की। लल्लू लाल जी ने आगरा में एक प्रेस खोला था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। ऑप्शन बी देखते हैं, इन्होंने लतायफ ए हिंदी को बजुवानी रेखता कहा, ठीक है। लल्लू लाल जी ने लतायफ ए हिंदी को बजुवान ई रेखता कहा है। ऑप्शन सी है, लल्लू लाल जी ने उर्दू को गामिनी भाषा कहा है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को गामिनी भाषा कहा है। लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। तो आप सोच समझ के अपने आंसर लगाइए और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हम कर लिए, ठीक है। और ये बहुत इजी है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न रखा है ताकि आपका एक प्रश्न में आपका 4 प्रश्न तैयार हो। और प्रश्न कैसे हैं दोस्तों, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने अगली क्लास में और अच्छे प्रश्न लेके आऊँगी और ऐसे प्रश्न, ऐसे विकल्प बनाऊँगी ताकि कम समय में और आपका ज़्यादा तैयार हो, ठीक है। तो इन सब पे प्रश्नों पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इनमें आपका असत्य विकल्प होगा ऑप्शन सी। कैसे? लल्लू लाल जी उर्दू को गामनी भाषा नहीं कहते हैं, यामिनी भाषा कहते हैं। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, यहाँ पे ये होगा, यही आपका सही होगा ये, और गामिनी भाषा कहते हैं, यही आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज के सेशन का ये
अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में किसका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? एक बार फिर सुनेंगे, निम्न में किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? ऑप्शन ए है मुंशी सदा सुखलाल नियाज व सदल मिश्र, ऑप्शन बी है लल्लू लाल व सदल मिश्र, ऑप्शन सी है इंशा अल्लाह खां व मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब से मैं आपको इसी समय पे अपने वीडियो दूंगी। आपको जिस समय पे आज ये वीडियो आपको मिला है, इसी समय आप हमारे वीडियोज़ का वेट किया करिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, अच्छा लगता है तो, और एक एक दिन गैप करके मैं वीडियो दूंगी, ठीक है। तो देखिए, निम्न में मैंने पूछा है, यहाँ पे प्रश्न है किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंशा अल्लाह खां व मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, तो फिर था किसका? जो हिंदी के 4 महान उन्नायक हैं, इन चारों से भी हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी जो है, लल्लू लाल व सदल मिश्र, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था और इंशा अल्लाह खां का नहीं था, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका लल्लू लाल व सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, इनका संबंध था, और इंशा अल्लाह खां व मुंशी सदा सुखलाल नियाज का नहीं था, ठीक है। तो प्रश्न कैसे हैं, प्लीज़ दोस्तों इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।